प्रयागराज में महाकुंभ की बात हम करेंगे, जहां दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान जारी है। इस शुभ संयोग पर 13 अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हर अखाड़े को स्नान के लिए 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सनातन का उद्घोष हो रहा है। विदेशी भक्त भी बड़ी तादाद में संगम पहुंचे हैं। चारों तरफ भक्ति का महासमागम नजर आ रहा है और हम आपको आस्था के रंग की रंगी 8 तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहां हर एक तस्वीर भक्ति का सागर दिखाती है। हर एक तस्वीर में महाकुंभ का रंग नजर आ रहा है। तो ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है और ये अलग अलग तस्वीरें ये बताती हैं। तो देखिए, आप विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं महाकुंभ का भव्य नज़ारा देखने के लिए। संगम की भव्य आरती भी हुई है और आज अखाड़ों का शाही स्नान भी होगा। और संगम घाट से देखिए, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति रघुनंदन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और साथ ही विपिन चौबे भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कुमार कुंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे महाकुंभ से। अलग अलग सहयोगी हमारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम विपिन चौबे के पास चलेंगे। विपिन, आज मकर संक्रांति का दिन है। शाही स्नान की आज से शुरुआत हो रही है और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है कुंभ नगरी में। आपके पास क्या है तस्वीरें दिखाने को? देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, चाहे 12 बजे रात के बाद से स्नान शुरू हो गया था और मैं अभी भी दिखाऊं आपको, तो ये तस्वीरें देखिए अंजलि आप इस समय कि हाथों में ध्वजा लेकर लोग भगवा वस्त्र पहनकर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में, जब लोग बाहर निकलना भी ठीक नहीं समझते हैं, ऐसे ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग न सिर्फ प्रयागराज धर्म नगरी आ रहे हैं, बल्कि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर लोग स्नान कर रहे हैं और पुण्य का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में अद्भुत मौका है। 12 साल में महाकुंभ आता है और इस बार का कुंभ जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दावा यह किया जा रहा है कि खगोलीय घटनाओं के आधार पर अगर देखा जाए, और जोश और उत्साह आप देखिए लोगों का। कहां से आए आप लोग? से ऐसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद से, भोपाल से बहुत मजा आ रहा है। गुजरात से बहुत बढ़िया, गुजरात से आए, भंडारा जिले से आए, नागपुर, हरदोई से, यूपी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है और तकरीबन बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों से अंजलि लोग आए हुए हैं और जिसका जिक्र मैं कर रहा था, खगोलीय घटना के आधार पर यह माना जाए कि जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत कलश निकला था और उसकी कुछ बूंदें इस धरती पर गिरी थी, उसी तरह की इस वक्त जितने ग्रहों की चाल है, चाहे वह बृहस्पति ग्रह हो, शनि हो, शुक्र हो, ये तमाम ग्रह उसी अवस्था में हैं जैसे उस वक्त थे। इसीलिए यह अद्भुत संयोग है। 144 साल बाद यह मौका आया है और इसीलिए इस मौके को कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हम और आप भी भाग्यशाली हैं कि इस मौके के प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम भी थोड़ी देर में स्नान करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि श्रद्धालुओं का तांता टूट नहीं रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और आज के मौके को लोग हाथ से जाने नहीं देना चाहते। बिल्कुल विपिन, और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो कतार में लोग खड़े हुए हैं इस कपकपाती सर्दी में, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ की भव्यता देखने का उत्साह उनमें उतना ज्यादा है कि उन्हें ठंड तक नहीं लग रही है। जरा पूछिए लोगों से कि इस सर्दी में भी कैसे बिना स्वेटर के, बिना जैकेट के वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, इतनी ठंड है कि हम लोगों को इतना पहनना पड़ा, आपको ठंड वंड नहीं लगती? नहीं लगती, महादेव का आशीर्वाद है और प्रयागराज का। यहाँ आते हैं तो कौन सा नारा बोलते हैं आप लोग? हर हर गंगे, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आई हो? कानपुर से। स्नान हो गया? अभी नहीं। ठंडा तो नहीं लगेगा? बहुत ठंडा लग रहा है। योगी बाबा की जय। ये लगता है गंगा जी की इतनी तपस्या है, इतनी भाग्य है हम लोगों को, नहाने के बाद ठंडी एकदम गायब हो जाता। आपका स्नान हो गया? एकदम हो गया। गंगा में नहाने के समय बिल्कुल ठंड नहीं रहता। माँ गंगे की कृपा होती है और महादेव की कृपा से किसी को बिल्कुल कोई। कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि सभी संत आए हुए हैं, जो उनको माने, उनका आशीर्वाद लें, अपन सब जने उनको प्रणाम करें। व्यवस्था बहुत अच्छा, प्रशासन शासन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनाएंगे गाना, कुछ गाना वाना सुनाएंगे आप लोग? कोई गाना वाना सुनाएंगे आप लोग?
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर नाचे भृंगे नाचे नाचे देवगढ़ सारा हो। नंदे नाचे भृंगे नाचे नाचे देवलोक सारा हो। जटा बीच में गंगा नाचे जटा बीच में गंगा नाचे भुज में नाचे भुजंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। डमक डम डमरू बाजे मुरली और मृदंगा हो। डमक डम डम डमरू बाजे माजे गंगा हो। जटाजूट में सुरसरी नाचे जटाजूट में। बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं विपिन। देखिए ये श्रद्धालु हैं, ये भक्त हैं जिनमें इतना उत्साह है कि इन्हें ठंड भी नहीं लग रही है और कह रहे हैं कि मां गंगे की कृपा है, महादेव की कृपा है कि यहाँ स्नान का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा विपिन। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुधीर पांडे ने पहले अमृत स्नान से लौट रहे नागा साधु से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं नागा साधु ने क्या कहा है। 144 साल का संयोग और स्नान सबसे पहले किया, मतलब समझिए कि अगली आने वाली 3-4 पीढ़ियां स्नान नहीं कर पाएंगी इस तरीके का। और बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई हम लोगों की। लेकिन देखिए महाराज जी कैसा रहा स्नान? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेहतर रहा स्नान। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी 140 साल में आपने पहला स्नान कर लिया एक तरीके से, तो दर्शकों को क्या कहेंगे जो लोग आ रहे हैं कुंभ में? उनसे यही कहेंगे आगे अपने पुण्य के भागीदार बनो और बहुत अच्छा स्नान करें। बहुत भाग की बात होगी जो लोग यहाँ आएंगे। जो लोग यहाँ आएंगे, महाराज जी का देखिए आशीर्वाद मिल गया, आमंत्रण भी मिल गया और सब देखिए सब नागा साधु भस्म लगा रहे हैं। अब महाराज जी आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया ये होगी, हम अब अखाड़े में जाएंगे और माता का पूजन होगा। उसके बाद फिर आएगा भोज पूजन होगा और भोज पूजन के बाद हवन होगा। हवन होगा? जी जी, हवन के बाद फिर वहाँ संकीर्तन होगा। ठीक है महाराज जी, ये सब भभूत लगा के महाराज जी लोग जा रहे हैं। थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे भभूत लगाई जा रही है, क्या है? पहले जो भभूत लगा के आते हैं, भस्म लगा के आते हैं, स्नान के बाद दोबारा फिर भस्म लगाते हैं और ये जब हमारा पूजन खत्म हो जाता है, हम जाएंगे पीछे होम करेंगे, पूजन खत्म होगा तो भस्म उतरेगी। भस्म उतरेगी, दोबारा फिर स्नान करेंगे। भस्म 24 घंटे लगी रहती है। तो महाराज जी महादेव हो जाए। हर हर महादेव, जय सब सनातन धर्म की जय हो। तो देखिए महाकुंभ की भव्य कवरेज आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के कई संवाददाता कुंभ नगरी में मौजूद है, जहां से हमें हर रोज ताजा अपडेट भी भेज रहे हैं और वहां से भव्य तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, दिल्ली से खबर है। दिल्ली की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। पहले फ्री वाली पॉलिटिक्स हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, फिर झुग्गी के वोट के लिए सियासत हुई। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR हो गई है, साथ ही प्रवेश वर्मा पर FIR की तलवार लटक रही है। आतिशी आज अपना नामांकन दर्ज कराने जाएंगी, कल वो अपना नामांकन नहीं करा पाई थी। राहुल ने कल सीलमपुर से केजरीवाल को भी निशाने पर लिया था। और दिल्ली में शिकायत वाली पॉलिटिक्स क्या है ये समझ लीजिए। ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज कराई है प्रवेश वर्मा को लेकर कि पैसे बांटने के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, गृह मंत्री की फोटो और PM की फोटो लगा करके वीडियो शेयर किया गया था, जिसको लेकर के एक FIR दर्ज हुई है और इसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रवेश वर्मा की भी मुश्किल बढ़ गई है। पैसे बांटने के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। कल राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में अपनी पहली चुनावी रैली की, केजरीवाल को निशाने पर रखा, लेकिन संभल कर बोले का ये बयान जो है वो सुनाते हैं आपको। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया
दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। राहुल गांधी के आरोप पर केजरीवाल ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। मैं राहुल गांधी के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी देश बचाने की। तो ये केजरीवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करी का पर्दाफाश। बॉर्डर पर तस्करी का कोड डीकोड हुआ है। कोड के जरिए ड्रग और हथियारों की तस्करी, अवैध घुसपैठ के लिए भी कोड का इस्तेमाल। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। बॉर्डर पर तस्करी का कोड डीकोड हुआ है। कोड के जरिए ड्रग और हथियारों की तस्करी होती थी। अवैध घुसपैठ के लिए भी कोड का इस्तेमाल किया जाता था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण सीमा पर बाड़ेबंदी, सीमा पर मौजूद लोगों की बेरोक टोक आवाजाही, मानव और पशु तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, नकली नोटों का कारोबार, आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की तरफ से बाड़ लगाए जाने का विरोध होता है। बांग्लादेश के तस्करों की तरफ से अलग अलग कोड वर्ड के साथ सामानों की तस्करी होती है। बाढ़ लग जाने से बांग्लादेश के तस्करों का घुसपैठ बंद हो जाएगा, जिससे बांग्लादेशी फोर्स भी परेशान नजर आ रही है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है ये वही पर्ची है जिसे तस्करों में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए कोडवर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। इसमें घर के सामान का भी जिक्र है। और तस्करी का कोड कैसे डीकोड हुआ ये समझ लेते हैं। बीएसएफ को एक पर्ची मिली थी जिस पर घर का सामान लिखा हुआ था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। तो ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पर्ची भी आपको हम दिखा रहे हैं। और कोड कैसे इस्तेमाल होता था ये देखिए। मूंग दाल जो कि घर का सामान लिखा रहता था उसका क्या कोड था? उसका कोड था फेंसिडिल सिरप। चने की दाल इसका कोड था फेंसिडिल बड़ा सिरप। तो इस तरीके से कोड वर्ड्स में जो है वो मैसेज कन्वे किया जाता था। मसाला अगर लिखा रहता था तो उसका मतलब होता था बम बनाने का सामान। बच्चा लाठी, वन शॉटर गन। तो लिखा ये जाता था पर्ची पर, लेकिन उसका मतलब वो होता था जो कि कोड वर्ड्स के जरिए कॉन्वर्सेशन की जाती थी। छोटी मशाल मतलब पिस्टल, बड़ी मशाल का मतलब पाइप गन। और साथ ही साथ उस पर्ची में बैटरी का भी जिक्र था, इसका मतलब गोलियां। तो ये वो पर्ची है जिसमें ये वर्ड्स लिखे हुए थे, कोड्स लिखे हुए थे, जिसे डीकोड किया गया है। बांग्लादेश की तरफ से भारतीय भूखंड में लगातार स्मगलिंग की कोशिश किया जाता है, ये हम सबको पता है। और ये भी पता है बीएसएफ लगातार ये जो कोशिश है उनको नाकाम करते हैं। हाल ही में बीएसएफ के हाथ में ऐसे कुछ कोड्स आए हैं जो कोड को बीएसएफ क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोड कैसा है? अगर गाय की तस्करी हो रहा है तो वो बोल्डर्स कहते हैं। अगर वो कैप्सूल्स है तो उसको दाल कहा जाता है। अगर वो याबा टैबलेट्स है या तो फिर और कुछ है उसको बड़ी मुंह दाल कहा जाता है। ऐसे अलग अलग कोड्स हैं। अगर फेनिडिल यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो उसको चावल कहा जाता है। ये जो कोड्स है लोकल लैंग्वेज में बात किया जाता है। ये चाल, डावल, बोल्डर्स, ये जो चीज हैं ये लोकल लैंग्वेजेस हैं जो कि बीएसएफ के लिए समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन ये कोड्स आने के बाद अब बीएसएफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई बांग्लादेशी स्मगलर इंडियन काउंटर पार्ट से बातचीत करते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश करता है। और ये कोड्स हाथ आने के बाद बीएसएफ मतलब चौंक गया है कि इतनी दिन से ऐसा कुछ कोड्स इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कुछ बांग्लादेशी हाथ में आने के बाद उनको इंट्रोगेट किया गया है और उसके बाद ये पता चला है ये कोड के माध्यम से अलग अलग यहाँ पे स्मगलिंग चलती है। और अब आपको पशु तस्करी के भी कोड हम बताते हैं। छोटी गाय को पेप्सी या कोक कहा जाता है और अगर भैंसे की बात की जाए तो इसका कोड नेम बोल्डर है। तो ये देखिए ये सब वर्ड्स भी लिखे हुए थे जिसका मतलब क्या था इसे डिकोड किया गया है। छोटी गाय का मतलब पेप्सी या कोक होता था, भैंसा का मतलब बोल्डर होता था और पक्षी अगर लिखा जाए तो उसका मतलब होता था मोइना। तो ये एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें खुलासा हुआ है। रस्सी का मतलब मांझा, सुरंग का मतलब घुलघुली। तो ये सारे वो कोड वर्ड्स हैं जिसके जरिए मैसेजेस में बात की जाती थी।
इस वक्त मैं हूं बांग्लादेश और भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत के ज़मीन पे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर से ये वो नॉन फेंस जगह है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग की कोशिश किया जाता है, लेकिन BSF उसको नाकाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर वो चीज़ जो बाजार में बिकता है उसका स्मगलिंग होता है, क्योंकि बांग्लादेश में वो चीज़ कम है और भारत में वो चीज़ ज़्यादा मिलती है। लेकिन BSF के हाथ में ये जो सुराग लगे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में स्मगलिंग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रोका जा सकता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो कोडवर्ड की पूरी डिक्शनरी कैसे काम करती है ये जानना आपके लिए बेहद अहम है। BSF को एक पर्चा मिला, उस पर लिखा था दिल RD बर्मन बिहान। इसका कोई सीधा मतलब नहीं है, यहाँ दिल का मतलब फेंसिडिल है। ये देखिए, ये सब आपको हम बता रहे हैं। RD बर्मन का मतलब होल है, बिहान का मतलब सुबह सुबह है। पूरा मैसेज क्या था? फेंसिडिल होल में है, इसे सुबह जल्दी इकट्ठा करें। तो ये कोड वर्ड्स था जिसके जरिए ये मैसेज दिया जाता था। तो इसी तरीके से बात होती थी, ऐसे कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था और यही इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की ताकत की। मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण हुआ है। एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण इसका किया गया है। तो एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, और देखिए इसका सफल परीक्षण किया गया है। पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ है। भारत की ताकत और बढ़ गई है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत बढ़ती हुई मिसाइल नाग MK2 के साथ, क्योंकि इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो नाग MK2 मिसाइल की खासियत क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ये एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को दागने के बाद किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। गाइडेड आधुनिक तकनीक की वजह से ये मिसाइल बेहद ही प्रभावी है। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग रेंज की सभी मिसाइल DRDO ने विकसित की है। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण पर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही है। भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई। और पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाक आर्मी का बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन। आर्मी का 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाक आर्मी का बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आर्मी का 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी दावा कर रही है कि 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान अपने आतंकी चक्रव्यूह में खुद ही घिरता जा रहा है। जिन आतंकियों को वो मदद करता था वो अब उसी की जान के दुश्मन बन गए हैं और पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ रहा है। पहले एक्शन की बात करें तो जल्दी से बिग बॉल पर आपको बता देते हैं। ये देखिए, कच्ची बलूचिस्तान में 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा पाकिस्तान की आर्मी की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपनी आगे कार्रवाई को बढ़ा रही है। खुफिया इनपुट पर पाक सेना का एक्शन ये हुआ है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्शन हुआ है। कच्ची बलूचिस्तान में कई बलूच विद्रोहियों के ठिकाने भी नष्ट किए गए हैं, उनके हथियारों को भी नष्ट किया गया है। जानकारी यह है कि खुफिया इनपुट पर पाक सेना ने ये बड़ा एक्शन लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तरी वजीरिस्तान में 6 TTP के लड़ाके भी ढेर किए गए हैं और वहीं एशाम इलाके में 3 TTP लड़ाके भी मारे गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की है बलूच आर्मी पर। पाकिस्तानी क्रांतिवीरों को समर्थन तालिबान करेगा पाक के खंड खंड, ये जानकारी है। पाकिस्तान की सेना ने
एक महीने में 2 बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किए और इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और चीन के सरहदी इलाके वखान कॉरिडोर पर भी कब्जे करने की कोशिश की और इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और तालिबान ग्रेटर अफगान बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में एक के बाद एक 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुनीर की सेना ने बर्र के उस छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक होने वाला है। मेरी शक्ल देख लो आसिफ मुनीर, नहीं जिलाइए कि मैं नहीं जिलाइए पाकिस्तान एशिया का नक्शा एक बार फिर बदलने वाला है क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान एक नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूटने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए भारतीय फौज को 1971 जैसा ऑपरेशन नहीं चलाना पड़ेगा क्योंकि इस बार पाकिस्तान के टुकड़े अफगानिस्तान तालिबान, बलूच लिबरेशन आर्मी, पश्तून मूवमेंट और सिंध के बागी करने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में इन दिनों भारत और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती की चर्चा है। कुछ दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक हुई थी, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के तुरंत बाद सऊदी अरब के राजदूत फैसल तुर्की अल बुकब के साथ काबुल में मुलाकात करके पाकिस्तान को डबल झटका दे दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध से पहले अफगान तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। सरहद पर पाकिस्तान की सेना के पैर उखाड़ने से पहले अफगान तालिबान भारत और सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में, इसलिए तालिबान की ये कूटनीति पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। तालिबान की भारत और सऊदी अरब से नजदीकी पाकिस्तान को परेशान कर रही है। आज पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि उनके मुल्क के खिलाफ भारत, अफगानिस्तान और अरब देशों ने मिलकर द ग्रेट गेम शुरू कर दिया है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद का गंदा खेल खेलता है और अब यही खेल उस पर भारी पड़ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के तनाव के बीच अफगानिस्तान का वखार कॉरिडोर चर्चा में है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने चीन की सरहद से लगे अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है या फिर कब्जे की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश पाकिस्तान पर भारी पड़ गई है। वखान कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है जो अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पॉइंट है जिसके पूर्वी सिरे पर चीन की सीमा है, जबकि उत्तर में ताजिकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता है। वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तरफ मुनीर सेना की हरकत के बाद तालिबान और मजबूत हो गया है, तो दूसरी तरफ चीन से भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने की नौबत आ गई है। आज सीएम आतिशी करेंगी अपना नामांकन, कालकाजी से नामांकन करेंगे आतिशी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री
आतिशी आज कालकाजी सीट से अपना नामांकन करने वाली हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत आज कालकाजी से नामांकन होगा आतिशी का।